हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अध्याय 4 भारत की नदियों, झील, जलप्रपात एवं बहुउद्देशीय परियोजना, एक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के नोट से है। इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर किए हैं जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और जो होने वाली एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आज सब्जेक्टिव देखते हैं, इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए इसका परिचय या भूमिका। अपवाह द्रोणी, जिसको बेसिन या अपवाह क्षेत्र क्या है उसके बारे में जानते हैं कि एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाही क्षेत्र अर्थात उद्गम से लेकर मुहाना तक के क्षेत्र को अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। उद्गम से लेकर मुहाना तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह क्षेत्र कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? तो एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जल विभाजक क्या है? तो एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। जल विभाजक एक अपवाह द्रोणी जो एक दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाही क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। उद्गम स्थल, नदियां जहां से निकलती है उसे उद्गम स्थल कहा जाता है। जैसे गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक का त्र्यंबक पहाड़ी है, तो उसको हम लोग कहेंगे उद्गम स्थल। संगम या मुहाना, नदियां जहां समुद्र या सागर से मिलती है उसे संगम या मुहाना कहते हैं। जैसे गोदावरी का संगम या मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। भारत की नदियां, भारत में सैकड़ों की संख्या में नदियां हैं। भारत की नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिराती है। भारत की नदियां अपनी कुल प्रवाहित जल का 77% बंगाल की खाड़ी में और 23% जल अरब सागर में गिराती है। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि है। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, पूर्णा, भरतछुपा आदि है। देखिए विश्व में कर्क रेखा 3 महादेश मतलब कर्क रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है। वो है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महादेश से गुजरती है। विषुवत रेखा 3 महादेश से होकर गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया महादेश से गुजरती है। मकर रेखा 3 महादेश से गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महादेश से गुजरती है। देखिए यूरोप महादेश और अंटार्कटिका महादेश, जो यूरोप महादेश और अंटार्कटिका महादेश का संबंध न तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा किसी से भी नहीं है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो मकर रेखा है ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। अफ्रीका एकमात्र देश है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। कांगो या जायरे नदी, अफ्रीका महादेश में बहने वाली यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है जो अफ्रीका महादेश में है। नील नदी, यह विषुवत की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका महादेश के सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलने के बाद उत्तर की ओर बहती हुई कर्क रेखा को पार करते हुए अपनी जल भूमध्य सागर में गिराती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि नील नदी का संबंध विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों से है। नील नदी का संबंध विषुवत रेखा और कर्क रेखा दोनों से है। देखिए लिम्पोपो नदी, अफ्रीका महादेश में बहने वाली लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये अफ्रीका महादेश में। बारमेजी नदी, दक्षिण अमेरिका महादेश में बहने वाली बारमेजी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। बारमेजी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है, जो कहाँ? तो दक्षिण अमेरिका महादेश में। नदियों का वर्गीकरण, पूर्ववर्ती नदी और अनुगामी या अनुवर्ती नदी। देखिए पूर्ववर्ती नदी वैसी नदी जो हिमालय के निर्माण के पूर्व से बहती है, मतलब हिमालय के निर्माण से पूर्व से बहती है, पूर्ववर्ती नदी कहलाती है। जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी। अनुगामी या अनुवर्ती नदी वैसी नदियां जो ढाल या अनुसरण करते हुए बहती है, अनुगामी नदी कहलाती है। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी। भारतीय अपवाह तंत्र, किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहां की भू आकृतियों से निर्धारित होती है। भू आकृति के आधार पर भारत की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। देखिए भारतीय अपवाह तंत्र कहता है कि अपवाह तंत्र का विकास वहां की भू आकृति से निर्धारित होती है। भू आकृति के आधार पर भारत की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, एक हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय की नदियां।
हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय की नदियां में अंतर देखते हैं। देखिए हिमालय की नदियां और एक हिमालय की नदियां जो है पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। हिमालय नदियां बारहमासी या सतत वाहिनी या सादा नीरा है, क्योंकि इन नदियों को जल की प्राप्ति बर्फ और वर्षा दोनों से होता है। हिमालय नदियां अपनी युवावस्था में है। जो हिमालय नदियां है जो युवावस्था में है, अतः यह नदी अपर्दन करती है। हिमालय नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। हिमालय नदियां गहरी घाटियां या गाज का निर्माण करती है। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती या अनुगामी नदी के उदाहरण है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है, क्योंकि इन नदियों को जल सिर्फ वर्षा से प्राप्त होती है। अपवाद जैसे कावेरी नदी सदा नीरा है। प्रायद्वीपीय नदियां प्राय अपनी पौधावस्था में है। प्रायद्वीपीय कुछ नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, लेकिन कुछ प्रायद्वीपीय नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती। प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियां कम गहरी एवं उथली होती है। अब देखिए हिमालय की नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियों के अपवाह क्षेत्र में मुख्यतः 3 अपवाह तंत्र शामिल है। सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। हिमालय की नदियां कह रही है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां के अपवाह क्षेत्र में मुख्यतः 3 अपवाह तंत्र शामिल है। सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी सिंधु नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगी खामान हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगी खामान हिमनद से निकलती है तथा पश्चिम की ओर बहती हुई भारत के एकमात्र क्षेत्र लद्दाख से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जो आगे बढ़कर अपना जल अरब सागर में गिराती है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, जो भारत में 1114 किलोमीटर तक बहती है। इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास इत्यादि। इस सहायक नदियों में ब्यास एक ऐसी सहायक नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है। ब्यास एक ऐसी सहायक नदी है सिंधु की जो सिर्फ भारत में बहती है। ब्यास के अलावा सिंधु के अन्य सहायक नदियां भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है। ये देखिए मैप है। यहाँ पे सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से, बोकर हिमनद के पास से, और निकलते हुए इसको शेरमुख भी कहा जाता है। यहाँ से निकलते हुए दमचौक स्थान से लद्दाख में प्रवेश करती है भारत में, और यहाँ से चिलास स्थान से निकलती है और ये सिंधु नदी अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी होगा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये सहायक नदी है। और एक ब्यास जो है केवल भारत में उत्पन्न होती है और भारत में ही मिल जाती है, और बाकी जो झेलम, चिनाब, रावी ये पाकिस्तान में ही जाती है, अरब सागर में मिलती है। देखिए सिंधु अपवाह तंत्र। इसका अपवाह तंत्र देखते हैं सिंधु का। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है। सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इन 5 नदियों को पंचनद की संज्ञा दी गई है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इन 5 नदियों को पंचनद की संज्ञा दी गई है। सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु तथा पंचनद के जल के उपयोग को लेकर भारत और पाकिस्तान में 1960 में समझौता हुआ। इसके तहत सिंधु नदी के 20% जल का उपयोग भारत करेगा, जबकि 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। सिंधु की नदी प्रमुख सहायक नदी, जैसे झेलम नदी का देखा जाए तो देखिए झेलम नदी या जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के निकट स्थित शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है जो जम्मू कश्मीर में है, तथा जम्मू कश्मीर के बुलर झील से होकर बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और झेलम पाकिस्तान में जाकर चिनाब से मिलती है। पाकिस्तान में झेलम पर मंगला डैम बांध है। पाकिस्तान में झेलम पे मंगला डैम बांध स्थित है। झेलम का प्राचीन नाम वितास्ता है। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितास्ता है। इस नदी पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। झेलम नदी पर ही जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर को मौर्य सम्राट अशोक ने बसाया था। झेलम पर ही तुलमुल परियोजना चलाया जा रहा है। अब देखते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी यह हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश में है। यह चंद्र और भागा 2 सरिताओं से मिलकर बनती है, इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। यह सिंधु की सबसे बड़ी 1180 किलोमीटर भारत सहायक नदी है। यह पाकिस्तान में जाकर सतलज में मिल जाती है। रावी नदी यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रा से निकलती है। रावी नदी कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रा से निकलती है और आगे चलकर पाकिस्तान के सराय सिंधु के पास चेनाब से मिल जाती है।
ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से, यह हिमाचली प्रदेश से निकलती है, लेकिन रोहतांग दर्रा के समीप ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के पास, और आगे चलकर पंजाब के मैदान में प्रवेश कर हरिके के पास सतलज से मिल जाती है। ब्यास नदी का प्रवाह क्षेत्र केवल भारत में है। सतलज नदी यह तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के राकासताल से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए शिवकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत में 1050 किलोमीटर तक बहते हुए पाकिस्तान में जाकर चिनाब से मिल जाती है। देखिए, सतलज नदी मानसरोवर झील से राकासताल से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए शिवकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और भारत में 1050 किलोमीटर तक बहते हुए पाकिस्तान में जाकर चिनाब से मिल जाती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी की संयुक्त धारा मिठानकोट के पास पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदी की संयुक्त धारा मिठानकोट के पास पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। नदी अपवाह तंत्र, देखिए नदी अपवाह तंत्र, अब देखिए दूसरा है गंगा नदी अपवाह तंत्र। देखिए मैप दिया हुआ गंगा नदी का, अब यहाँ ये गंगा एवं सहायक नदी। देखिए गंगा नदी ये उत्तराखंड के सतोपथ हिमानी से अलकनंदा धारा से निकलती है तथा गोमुख हिमानी से भागीरथी धारा निकलती है। यह दोनों धारा उत्तराखंड के देवप्रयाग में आपस में मिल जाती है। इसी संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। देखिए उत्तराखंड के सतोपथ हिमानी से अलकनंदा धारा निकलती है। उत्तराखंड के सतोपथ हिमानी से अलकनंदा धारा निकलती है तथा गोमुख यानी गंगोत्री हिमानी से भागीरथी धारा निकलती है और यह दोनों धारा उत्तराखंड के देवप्रयाग में आपस में मिल जाती है। इसे संयुक्त धारा को हम लोग गंगा कहते हैं। गंगा नदी शुरू में उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में बहती है, जो आगे चलकर हरिद्वार के पास मैदान में प्रवेश करती है। अलकनंदा नदी या धारा या गंगा नदी के जल का शुरुआत मुख्य स्रोत है, जो भागीरथी से मिलने के पहले कई जल स्रोतों की संयुक्त धारा है। इसमें निम्नलिखित धारा मिलती है। ये देखिए सतोपथ ग्लेशियर और ये गंगोत्री, ये अलकनंदा धारा निकलती है और ये भागीरथी धारा निकलती है और देवप्रयाग में आकर मिलती है। उसी को हम लोग गंगा कहते हैं। गंगा में फिर प्रवेश करती है। अभी वही अलकनंदा और धौली गंगा, अगर आपस में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग में, और अलकनंदा से नंदाकिनी आके मिलती है नंद प्रयाग में, और अलकनंदा से पिंडारी और पिंडर ये मिलती है आके कर्ण प्रयाग में। देखिए नीचे दिया हुआ है कि धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडरी नदी, भागीरथी नदी यह अलकनंदा की सहायक नदी है। बद्रीनाथ के सतोपथ हिमनद से अलकनंदा निकलती है। बद्रीनाथ के सतोपथ हिमनद से अलकनंदा निकलती है। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है। गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है। विष्णु प्रयाग यहाँ धौली गंगा नदी अलकनंदा से मिलती है। नंद प्रयाग यहाँ मंदाकिनी या काली गंगा अलकनंदा से मिलती है। कर्ण प्रयाग यहाँ पिंडारी नदी अलकनंदा से मिलती है। रुद्र प्रयाग यहाँ मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। देव प्रयाग यहाँ भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है। देखिए विष्णु प्रयाग धौली गंगा नदी अलकनंदा से मिलती है विष्णु प्रयाग में। नंद प्रयाग में मंदाकिनी या काली गंगा अलकनंदा से मिलती है और कर्ण प्रयाग में या पिंडारी नदी अलकनंदा से मिलती है। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है और देव प्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है। गंगा उत्तराखंड में मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी बिजनौर जिला से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती हुई बलिया जिला के बाद बिहार के बक्सर जिला में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है गंगा, और बलिया जिला के बाद बिहार के बक्सर जिला में प्रवेश करती है। यह बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। बिहार में गंगा बिहार के बीचों बीच बहती है और बिहार को उत्तरी और दक्षिणी बिहार में बांटती है। पटना गंगा के दक्षिणी तट पर बसा राजधानी गंगा नदी कटिहार के बाद बिहार से बाहर निकलकर झारखंड के साथ सीमा बनाती हुई पश्चिमी बंगाल में प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल में गंगा प्रवेश करने के बाद फरक्का के पास दो भागों में बढ़ जाती है। एक धारा पूरब की ओर बहती है जिसे भागीरथी कहते हैं, तथा दूसरी धारा दक्षिण की ओर बहती है जिसे हुगली कहते हैं। हुगली डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बांग्लादेश में गंगा पश्चिम बंगाल से आगे बढ़कर
गंगा की एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा कहा जाता है। आगे चलकर पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है। उसके बाद उसका नाम मेघना हो जाता है। इस नाम से यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जिससे पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2008 ईस्वी में गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NH1 इसका निर्माण गंगा नदी पर करवाया गया है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा इत्यादि गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलती है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा ये इत्यादि गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलती है, जबकि यमुना, सोन आदि दाएं तट पर आकर मिलती है। यमुना यह गंगा की सबसे सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमाद है, जबकि यह प्रयागराज में आकर गंगा में मिल जाती है। गंगा और यमुना के संगम पर प्रयागराज शहर बसा हुआ है। यमुना की लंबाई 1326 किलोमीटर है। यमुना को प्रदूषित होने के कारण खुला नाला की भी संज्ञा दी गई है। यमुना के तट पर दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा इत्यादि शहर बसा हुआ है। सोन नदी यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई पटना के निकट दानापुर में गंगा से मिल जाती है। यह गंगा की दक्षिणी भाग से मिलती है। रामगंगा नदी यह नदी उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है तथा आगे चलकर उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। यह भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट से गुजरती है। जिम कॉर्बेट स्थापना 1935 को पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। देखिए गोमती नदी यह नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से निकलती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला से फुलहर झील से निकलती है तथा आगे चलकर यह लखनऊ से गुजरती हुई गाजीपुर के समीप गंगा से मिल जाती है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। घाघरा नदी यह नदी तिब्बत के पठार के मापचा चुंग हिमनद से निकलती है और आगे बढ़कर बिहार के छपरा में गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी यह नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और आगे चलकर सोनपुर के निकट गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और आगे चलकर सोनपुर के निकट गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर निकलती है। कोसी नदी नेपाल के गोसाई स्थान चोटी से यह नदी निकलती है। कोसी नदी की मुख्य धारा को अरुणा के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला के समीप गंगा से मिल जाती है। विश्व में सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है। कोसी नदी में जल स्तर वृद्धि के कारण उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाता है, अतः भारी जलमाल की क्षति होती है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा नदी यह नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, जो आगे चलकर फरक्का के समीप गंगा में मिल जाती है। महानंदी नदी यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और आगे चलकर फरक्का के समीप गंगा में मिल जाती है। ये प्रवातंत्र ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट चेमइंगडुंग हिमनद से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम देखा जाए तो मानसरोवर झील के निकट चेमइंगडुंग हिमनद से होता है। यहाँ से पूरब की ओर 1200 किलोमीटर तिब्बत में बहती है और इसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है तो सांगपो कहा जाता है। यह हिमालय के समानांतर बहते हुए नमचा बर्मा के निकट महाखंड बनाते हुए तेज बहाव के साथ नदी के रूप में बाहर निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में सादिया के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से इसे दिहांग या दिबांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग या दिबांग कहा जाता है। जब आगे असम में जाती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा भारत में लगभग 916 किलोमीटर तक बहती है। इस नदी पर असम में सदियों से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का निर्माण 1988 ईस्वी में किया गया है। देखिए मैप दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दाएं तट से अगर देखा जाए तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो, संकोस, तीस्ता और बाएं तट से देखा जाए तो दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोफिली, मेघना, बराक। अब देखिए दूसरा प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है।
जो प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है हिमालय अपवाह तंत्र से पुराना है। ये नदी अधिकांशतः मौसमी है क्योंकि इस क्षेत्रों में जल के स्रोत हिमानी नहीं है। यहाँ की नदियां मुख्यतः वर्षों के जल पर निर्भर रहती है। प्रायद्वीपीय नदियां अनेक जगहों पर जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती है, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुवारी इत्यादि। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो गया नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुवारी। बंगाल की खाड़ी में जिले वाली नदियां स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदी इत्यादि। देखिए प्रायद्वीपीय प्रमुख नदियां हैं। दामोदर नदी, अगर दामोदर नदी की बात किया जाए तो देखिए यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो एक झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और आगे चल के यार पश्चिम बंगाल में हुगली से मिल जाती है। आगे चल के पश्चिम बंगाल में हुगली से मिल जाती है। यह हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर नदी है, जो कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। यह अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है और दामोदर घाटी भ्रंश घाटी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। स्वर्णरेखा नदी, यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा पूरब की ओर बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है और पूरब की ओर बहते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इस नदी पर जमशेदपुर नामक शहर बसाया गया है। जमशेदपुर नगर जो है स्वर्णरेखा नदी के पर बसाया गया है। इस नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है। स्वर्णरेखा नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है। अब देखते हैं महानदी, यह छत्तीसगढ़ के सिंधावा पर्वत श्रेणी से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिंधावा पर्वत श्रेणी से निकलती है और उड़ीसा राज्य में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां मांड, ईव, जोग, तेल, विश्वनाथ इत्यादि हैं। महानदी पर उड़ीसा में भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर ही बनाया गया है। यह नदी महानदी का डेल्टा का निर्माण उड़ीसा में करता है और यह नदी महानदी डेल्टा का निर्माण उड़ीसा में करती है। ठीक है, महानदी सिंधवा पर्वत श्रेणी से निकलती है, ये छत्तीसगढ़ में। अब गोदावरी नदी की देखा जाए तो यह गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्यंबक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्यंबक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक है तथा पूरब की ओर बहती हुई महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह डेल्टा का निर्माण आंध्र प्रदेश में करती है और यह डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है? तो आंध्र प्रदेश में करती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई कितना? तो 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछे तो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी है। इसलिए इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। और दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी नदी को ही कहा जाता है और सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। इसकी सहायक नदियां हैं पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मंझरा, इंद्रावती। पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मंझरा, इंद्रावती। नेक्स्ट है कि कृष्णा नदी। देखिए कृष्णा नदी यह महाराष्ट्र में स्थित है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है तथा पूरब की ओर बहती हुई महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यह आंध्र प्रदेश के तट पर डेल्टा बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा इत्यादि। कृष्णा नदी के सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा। इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब देखिए कावेरी नदी, यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है तथा पूरब की ओर बहती हुई तमिलनाडु के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और ये पूरब की ओर बहती हुई तमिलनाडु के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यह नदी तमिलनाडु के तट पर डेल्टा बनाती है और यह नदी जो है कावेरी नदी तमिलनाडु के तट पर डेल्टा बनाती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। धार्मिक पवित्रता के कारण कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी नदी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को भी कहा जाता है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है।
ये सारे थे बंगाल की खाड़ी में गिराने वाले। अब देखते हैं अरब सागर में जाने वाली नदियाँ। देखिए अरब सागर में लूनी नदी, यह नदी राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है तथा गुजरात में बहती है हुई कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। ये गुजरात में बहती हुई कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। इसे रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं। लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदी है सुरसती, जुबई इत्यादि। इसे लवण नदी भी कहा जाता है। लूनी नदी को लवण नदी भी कहा जाता है। साबरमती नदी, देखिए यह नदी राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलती है। साबरमती नदी जो है राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलती है तथा गुजरात से होकर बहती हुई अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है और अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा है। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के तट पर बसा है। अहमदाबाद में ही महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अहमदाबाद में ही महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जिसे सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। देखिए नर्मदा नदी, यह विंध्याचल और सतपुरा श्रेणी के मध्य स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। विंध्याचल और सतपुरा श्रेणी के मध्य अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात के तट पर अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी ओरसंग, तवा, बंजर, सेर इत्यादि है। ताप्ती नदी, यह नदी सतपुरा श्रेणी के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। यह नदी सतपुरा श्रेणी के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के महादेव पहाड़ी से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के महादेव पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी तथा पश्चिम की ओर बहती हुई अपना जल गुजरात के तट पर खंभात की खाड़ी में गिराती है। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। यह इंचुचूरी बनाती है। ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी है अरुणावती, मूर्ना, गिरना इत्यादि। देखिए सतपुरा पर्वत श्रेणी उत्तर से होकर नर्मदा नदी बहती है, जबकि सतपुरा की दक्षिण से होकर ताप्ती नदी बहती है। सतपुरा पर्वत श्रेणी के उत्तर से होकर नर्मदा नदी बहती है, जबकि सतपुरा के दक्षिण से होकर ताप्ती नदी बहती है। माही नदी, यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित मेहन झील से निकलती है। माही नदी मेहन झील से निकलती है तथा कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पेरियार नदी, यह नदी अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। पेरियार नदी अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है तथा अपना जल अरब सागर में गिराती है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। मांडवी नदी, यह नदी कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है तथा गोवा में बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी के तट पर स्थित है। शरावती नदी, यह कर्नाटक के शिमोग जिले से निकलती है तथा अपना जल अरब सागर में गिराती है। यह कर्नाटक की एक प्रमुख नदी है। इसी नदी पर जोग या गरसोपा जलप्रपात स्थित है। शरावती नदी यह कर्नाटक के शिमोग जिले से निकलती है तथा अपना जल अरब सागर में गिराती है। यह कर्नाटक की एक प्रमुख नदी है। इसी नदी पर जोग या गरसोपा जलप्रपात है। देखिए अब देखते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजना। नदियों के ऊपर बांध बनाकर एक से अधिक उद्देश्यों जैसे सिंचाई की व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन इत्यादि पूर्ति की जाती है, जिसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना है कि उस पर बांध बनाकर अधिक उद्देश्य है, सिंचाई की व्यवस्था किया जाए या बाढ़ नियंत्रण या बिजली उत्पादन पूर्ति की जाती है, उसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित है। जैसे देखा जाए दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना यह स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है, जिसका निर्माण 1948 ईस्वी में अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत दामोदर नदी पर पंचेत बांध, बराकर नदी पर मैथन बांध, वाला पहाड़ी एवं तिलैया बांध तथा कोनारा नदी पर कोनारी बांध का निर्माण किया गया है। देखिए सलार बांध, इस परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर किया गया है। सलार बांध जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर किया गया है। बगलिहार परियोजना, इस परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर किया गया है। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर किया गया है। दुलहस्ती परियोजना, इस परियोजना का निर्माण जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर किया गया है। तुलमुल परियोजना और उरी परियोजना, इस परियोजना का निर्माण झेलम नदी पर किया गया है। थीन सागर परियोजना और रंजीत सागर परियोजना, इस परियोजना का निर्माण पंजाब में रावी नदी पर किया गया है। पंजाब में रावी नदी पर किया गया है। देखिए सलाल बांध, ये सलाल बांध जो है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर किया गया। बगली हार परियोजना भी जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर किया गया है। दुलहस्ती परियोजना जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर किया गया।
तुलमुल परियोजना या उरी परियोजना, ये भी झेलम नदी पर किया गया है। थिन सागर परियोजना और रंजीत सागर परियोजना पंजाब में रावी नदी पर किया गया है। पोंग परियोजना या मंडी परियोजना, इस परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर किया गया। पोंग परियोजना या पोंग परियोजना और मंडी परियोजना, इस परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर किया गया है। चमेरा बांध परियोजना, यह परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में किया गया है। चमेरा बांध परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर किया गया है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर किया गया है। भाखड़ा नंगल परियोजना, यह परियोजना सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान है। पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली और राजस्थान। इसके बेसिन को गोविंद सागर नाम दिया गया है। 1948 ईस्वी में पंडित नेहरू ने इसकी नींव रखी और निर्माण 1970 में पूरा हुआ। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पे है। कहाँ? तो पंजाब में स्थित है। इससे लाभित होता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर, यह देश की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर देश की सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई 648 किलोमीटर। इंदिरा नहर सतलज और ब्यास के संगम पर स्थित हरिके बराज से निकलती है। इंदिरा नहर जो है सतलज और ब्यास के संगम पर स्थित हरिके बराज से निकलती है तथा मुख्य तौर पर राजस्थान में बहती है। इस नहर से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य राजस्थान है, जिस कारण इसे राजस्थान का नहर भी कहा जाता है। राजस्थान के मरुस्थलीय इलाका में इंदिरा गांधी नहर की उपस्थिति के कारण हरियाली देखने को मिलती है, जिस कारण इस नहर को मरुगंगा भी कहा जाता है। इस नहर की नींव 1958 ईस्वी में भारत के गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा रखा गया था। नर्मदा घाटी परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध का निर्माण किया गया, जबकि गुजरात में नर्मदा नदी पर ही है सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया। नर्मदा घाटी परियोजना से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाला राज्य गुजरात है, तो वही सर्वाधिक दुष्प्रभावी राज्य मध्य प्रदेश है। नर्मदा परियोजना से सर्वाधिक लाभ मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान है। नर्मदा नदी दो राज्य मध्य प्रदेश और गुजरात से गुजरती है। नर्मदा नदी दो राज्यों से मध्य प्रदेश और गुजरात से गुजरती है। उकाई परियोजना, यह गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी पर तीन राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से गुजरती है। काकड़पाड़ा परियोजना, यह गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना, यह परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना जो है उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। यह 1972 में बनकर तैयार हुआ था। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध परियोजना, यह भारत तथा विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है। हीराकुंड बांध जो परियोजना है भारत तथा विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध है। इसकी लंबाई 25.4 किलोमीटर है, नहीं गलती है, किलोमीटर है। यह बांध उड़ीसा में महानदी के तट पर स्थित है। हीराकुंड बांध में लाभान्वित होने वाले प्रमुख राज्य जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। वहीं झारखंड एवं मध्य प्रदेश राज्यों को भी इससे लाभ होता है। देखिए रिहंद परियोजना, यह परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। इस परियोजना के ठीक पीछे रिहंद नदी पर एक मानव निर्मित झील बनाया गया है, जिसे गोविंद वल्लभ पंत या जलाशय कहा जाता है। पंजाब में सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल डैम, पीछे गोविंद सागर झील स्थित है। पंजाब में सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल डैम और उसके पीछे देखा गोविंद सागर झील स्थित है, जो मानव निर्मित झील है। फरक्का बैराज, यह बांध पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर स्थित है। फरक्का बैराज जो है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। रेणुका बांध, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में गिरी नदी के तट पर स्थित है। कोल डैम बांध परियोजना, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के तट पर स्थित है। कालपोंग परियोजना, यह कालपोंग नदी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कालपोंग नदी पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कोसी परियोजना, यह कोसी नदी पर स्थित है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर स्थित है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र नेपाल और बिहार है। कोसी नदी पर बांध का निर्माण मुख्यतः बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। गंडक परियोजना, यह गंडक नदी पर स्थित है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कोयना परियोजना, यह परियोजना कोयना नदी के महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से मूलतः 5 नदियां निकलती है, महाराष्ट्र से में बहती है। ये निम्नलिखित है: कृष्णा, कोयना, बेना, सावित्री, गायत्री। कह रहा है कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से 5 नदियां निकलती है और महाराष्ट्र में बहती है। ये निम्नलिखित है, जैसे कृष्णा, कोयना, बेना, सावित्री, गायत्री।
तुंगभद्रा परियोजना, यह परियोजना कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना जो है कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। घाट प्रभा परियोजना, ये जो है परियोजना कर्नाटक राज्य में घाट प्रभा नदी पर स्थित है। चंबल परियोजना, यह परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। इससे लंबावित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान है। गांधी सागर परियोजना, यह मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है। यह मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है, जबकि राजस्थान में चंबल नदी पर ही राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना और कोटा बैराज परियोजना स्थित है। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है, जबकि राजस्थान में चंबल नदी पर ही राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, कोटा बैराज परियोजना स्थित है। कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर है। कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर है। मयूराक्षी परियोजना, देखिए यह मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड है। माता टीला परियोजना, यह परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। शिव समुद्रम परियोजना, यह कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य तमिलनाडु है। मैथर बांध, यह झारखंड में बराकर नदी पर बना एक बांध है। मैथर बांध यह झारखंड में बराकर नदी पर बना एक बांध है। श्री नागार्जुन सागर, श्री झेलम तथा तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर स्थित है। देखिए श्री नागार्जुन सागर, श्री सेलम तथा तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य मुख्यतः आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। मेट्टूर बांध परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर जायकवाड़ी और पोचमपात परियोजना स्थित है। मेट्टूर बांध परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर जायकावाड़ी और पोचमपात परियोजना स्थित है। इडुक्की परियोजना, यह केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। इडुक्की परियोजना यह केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। जो मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में अवस्थित है। वैतरणी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। वैतरणी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नदी जल विवाद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद से संबंधित प्रावधान की चर्चा करता है। नदी जल विवाद जब होती है तो अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल नदी जल विवाद से संबंधित प्रावधान की चर्चा करता है। देखिए कावेरी नदी जल विवाद, इस नदी के जल को लेकर विवाद मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है। नर्मदा नदी जल विवाद, इस नदी के जल को लेकर विवाद मुख्यतः मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच है। नर्मदा नदी जल विवाद मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच है। कृष्णा नदी जल विवाद, इस नदी जल को लेकर विवाद मुख्यतः कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। सोन नदी जल विवाद, इस नदी जल को लेकर विवाद है बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सोन नदी जल विवाद बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच है। अब देखते हैं भारत के प्रमुख झील। देखिए झील चारों तरफ से स्थलीय भाग से घिरे हुए जल के शांत क्षेत्र को झील कहते हैं। झील किसे कहते हैं? झील यानी जलाशय। चारों तरफ से स्थलीय भाग से घिरे हुए जल के शांत क्षेत्र को झील कहते हैं। प्राकृतिक झील के निर्माण की दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार में बांटा जा सकता है। अगर प्राकृतिक झील को निर्माण की दृष्टि से तो निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। जिससे देखिए अनूप या लाइगुर झील, समुद्री तट पर जब बालू, चट्टान, प्रवाल भित्ति आदि के कारण मुक्त समुद्री धारा कुछ जल अलग होकर जलाशय का निर्माण करते हैं, जो ऐसे झील को लाइगुर झील कहते हैं, जैसे चिल्का एवं पुलिकट झील। गोखुर झील, नदियों में जब अपवाह या गाद की मात्रा बढ़ जाती है तो नदी बगल से दूसरे मार्ग अपना लेती है, जिससे विसर्पित भाग मुख्य धारा से कटकर अलग हो जाता है। यह देखने में गाय के खुर के समान लगता है, इसलिए इसे गोखुर झील कहते हैं। बिहार में बेतिया का सरायमान, बेगूसराय का कांवर झील इसके उदाहरण है। बिहार में देखा जाए तो बेतिया के सरायमान तथा बेगूसराय का कांवर झील इसके उदाहरण है। क्रेटर झील, जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख और लावा का आना बंद हो जाता है तब क्रेटर में वर्षा का जमा होकर झील में परिवर्तित हो जाता है। देखिए क्रेटर झील होता है कि जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख या लावा का आना बंद हो जाता है
तब क्रेटर में वर्षा का जल जमा होकर झील में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्रेटर झील कहते हैं। भारत में लोनार झील इसी प्रकार से निर्मित हुआ है। भारत में जो लोनार झील है इसी से निर्मित हुआ है, क्रेटर झील से। भारत में नैनीताल, भीमताल, सात ताल, राचक ताल, खूर ताल, रूपकुंड आदि हिमानी झील के उदाहरण हैं। वायु के प्रवाह एवं अपर्दन से निर्मित झीलों को प्लाया कहा जाता है। वायु के प्रवाह या अपर्दन से निर्मित झीलों को प्लाया कहा जाता है। राजस्थान के अधिकांश झील सांबर, डिडवाना, पंचभद्रा इत्यादि इसी के उदाहरण है। झील के उपयोगिता, देखिए झील की उपयोगिता क्या है। यह अत्यधिक वर्षा या बाढ़ दोनों की स्थिति में नदियों के बहाव को संतुलित रखती है। सूखे के दिनों में संचित जलों की उपयोगिता बढ़ जाता है। ये आसपास के जलवायविक परिस्थितियों को भी समान करती है। महत्वपूर्ण झील, जैसे चिल्का झील, यह एक लैंगुल झील है। यह एक लैंगुल झील है जो उड़ीसा में समुद्र तट पर स्थित है। चिल्का झील झींगा मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस झील के अंदर कई छोटे छोटे द्वीप है, जैसे नालाबाल द्वीप आदि। पुलिकट झील, यह एक लैंगुल झील है। पुलिकट झील जो है एक लैंगुल झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच सीमा पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। वेवनाड झील, यह एक लैंगूर झील है जो केरल में स्थित है। वेवनाड झील कहाँ, तो ये लैंगूर झील है, केरल में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है। इस झील में कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे बिलिंगटन द्वीप, वलकार पदम द्वीप इत्यादि। इस झील में नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन होता है। अष्टमुंडी झील, यह एक लैंगूर झील है जो केरल में स्थित है। अष्टमुंडी झील, यह एक लैंगूर झील है जो केरल में स्थित है। लोकटक झील, यह मणिपुर में स्थित मीठे जल की झील है। यह मणिपुर में स्थित है, मीठे जल की झील है, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है लोटक झील। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो मणिपुर के लोटक झील में स्थित है। केबुल लामजाओ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां संगाई हिरन पाई जाती है। केबुल लामजाओ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां संगाई हिरन पाई जाती है। यह हिरन संकटग्रस्त प्राणी है जो लगभग विलुप्त के कगार पर है। रेड डाटा बुक, इसकी संकल्पना पीटर स्कॉट ने किया था। रेड डाटा बुक, इसकी संकल्पना पीटर स्कॉट ने किया था। पहली बार रेड डाटा बुक 1964 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में विलुप्त प्राय या संकटग्रस्त जानवरों को शामिल किया जाता है। गुजरात में सुदर्शन झील जो एकमात्र कृत्रिम जलाशय है। गुजरात में सुदर्शन झील है जो कृत्रिम जलाशय है। इसका निर्माण मार्जियो के शासनकाल के दौरान किया गया था। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है जो राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू है जो सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू है जो सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी समुद्री तटीय झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी समुद्री तटीय झील चिल्का झील जो खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है जो उत्तर प्रदेश में रिहांद नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है जो उत्तर प्रदेश में रिहांद नदी पर स्थित है। देखिए मानव निर्मित झील या कृत्रिम झील गोविंद सागर झील, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमा पर है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमा पर है और किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। गांधी सागर झील मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पे। गांधी सागर झील मध्य प्रदेश में है, किस नदी पे, चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर झील और जवाहर सागर झील ये राजस्थान में है, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर झील जवाहर सागर झील राजस्थान में है, चंबल नदी पे। नागार्जुन सागर झील आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पे। नागा अर्जुन सागर झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। अष्टनली झील तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर। अष्टनली झील तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। पेरियार झील केरल में पेरियार नदी पर। भारत के प्रमुख झील एवं उसके अवस्थिति, देखिए असम में दीपोर बिल झील है, सोनबिल झील है। असम में दीपोर बिल झील है, सोनबीर झील है। मेघालय में उमियाल झील है। मिजोरम में पाला झील है, मिजोरम में पाला झील है। मणिपुर में लोकटक झील है, मणिपुर में लोकटक झील है। लद्दाख में पैंगोंग त्योसो झील है, लद्दाख में पैंगोंग त्योसो झील, सोमोरी झील। जम्मू कश्मीर में डल झील, बुलर झील, शेषनाग झील, वेरीनाग झील।
मान सबब झील। जम्मू कश्मीर में डल झील, बुलर झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील और मान सबब झील है। उत्तराखंड में भीमताल, नैनीताल, कुख्याताल, खुरपताल, रूपकुंड झील है। पंजाब में कांजली झील, रोपड़ झील, हरिके झील। पंजाब में कांजली झील, रोपड़ झील, हरिके झील। हरियाणा में सूरजकुंड झील है, बड़खल झील है। हरियाणा में सूरजकुंड झील, बड़खल झील है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, सूरजताल और चंद्रताल है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील, सूरजताल और चंद्रताल है। राजस्थान में सांबर झील, डिडवाना झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, पुष्कर झील है। राजस्थान में सांबर, डिडवाना, राजसमंद, जयसमंद, पुष्कर झील स्थित है। गुजरात में नल सरोवर झील, नारायण सरोवर झील। गुजरात में नल सरोवर, नारायण सरोवर। गुजरात में नल सरोवर, नारायण सरोवर। महाराष्ट्र में नोनार झील, सलीम झील, सलीम अली सरोवर झील। महाराष्ट्र में नोनार झील है, सलीम अली सरोवर झील है। मध्य प्रदेश में तावा और भोंज है। मध्य प्रदेश में तावा झील और भोंज झील है। तेलंगाना में हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील, तस्मान सागर झील। तेलंगाना में उस्मान सागर झील, हुसैन सागर झील, उस्मान सागर झील, तस्मान सागर झील है। आंध्र प्रदेश में कोलोरू झील है। आंध्र प्रदेश में कोलोरू झील है। अरुणाचल प्रदेश में साला झील है। तमिलनाडु में कालीबेला झील है। तमिलनाडु में कालीबेला झील है। केरल में शास्ताम कोटा झील है। केरल में शास्ताम कोटा झील है। बिहार में कांवर झील है, वैरल झील है, तिलहन झील है, गोगलबिल झील है, जगतपुर झील है, कुशेश्वरस्थान झील है, अनुपम झील है। देखिए बिहार में कांवर झील बेगूसराय में है, बैरल झील वैशाली में है, तिलहन झील कैमूर में है, गोगाबिल झील कटिहार में है, जगतपुर झील भागलपुर में है, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है, अनुपम झील कैमूर में है। भारत के प्रमुख जलप्रपात, देखिए जलप्रपात पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में ऊंचाई से तीव्र गति से नीचे गिरते हुए जल को जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात किसे कहते हैं? तो पहाड़ी या पठारी क्षेत्रों में ऊंचाई से तीव्र गति से नीचे गिरते हुए जल को जलप्रपात कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात एंजिल है। विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात एंजिल है जो वेनेजुला में कोरोनी नदी पर स्थित है। भारत में सबसे ऊंची जलप्रपात कर्नाटक में है कुचिकल। भारत में सबसे ऊंची जलप्रपात कर्नाटक में है कुचिकल, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह जलप्रपात बरारी नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू है। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। नियाग्रा एक जलप्रपात है जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। नियाग्रा एक जलप्रपात है जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। जोग यगरसोपा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया। जोग यगरसोपा जलप्रपात का नाम महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। देखिए प्रमुख जलप्रपात नदी और राज्य। चुलिया ये चंबल नदी पर है, राजस्थान में। चुलिया चंबल नदी पर है, राजस्थान में। दूध धारा कपिलधारा, दुग्धधारा कपिलधारा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। दुग्धधारा कपिलधारा धुआंधार धारा ये कहाँ है? नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में। चचाई जलप्रपात बिहार नदी पर है, मध्य प्रदेश में। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा में। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा में। जोग या गरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। जोग या गरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। कोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। कोकक जलप्रपात घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। डुडुमा जलप्रपात मुचकुंड नदी पर है, उड़ीसा में। कह रहा डुडुमा जलप्रपात मुचकुंड नदी पर है, उड़ीसा में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। साढ़नी जलप्रपात शंख नदी पर है, झारखंड में। गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी पर है, झारखंड में है। दसम जलप्रपात काची नदी झारखंड में। ककोला जलप्रपात सराही नदी पर है, नवादा में है। ककोला जलप्रपात सराही नदी पर है, नवादा बिहार में है।